बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग। आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल क्लासरूम में। मैं आपकी वर्चुअल शिक्षिका रजनी अशोक कदम इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुलभ भारती, कक्षा 8वीं, विषय है हिंदी। हमारे पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका परिचय है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में बलिया में हुआ है 1907 में। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार है, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। आपकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा यह उपन्यास आदि आपकी प्रमुख कृतियां है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए और वह उन्हें त्याग देना चाहिए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। यह मौलिक सृजन, सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर हमें समझना चाहिए और वह लिख लीजिए। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, मतलब ये इतने निर्लज्ज क्यों है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी, और ऐसे पिता को उन्होंने चेष्टा में दयनीय कहा है। उनकी छोटी लड़की ने जब उन्हें पूछ लिया कि नाखून आदमी के क्यों बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो वो सोच ही नहीं सके। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। नाखून भी ऐसे है कि चुपचाप दिया हुआ दंड स्वीकार कर लेते, कट जाते, लेकिन फिर निर्लज्ज अपराधी की भांति जैसे तैसे आ जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, ऐसे सवाल लेखक पूछते हैं। बेहया मतलब लज्जा, शर्म नहीं है ऐसे। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी उसकी जीवन रक्षा के लिए। नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। देखिए, कुछ लाख वर्षों पूर्व की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। जंगली यानी पशुवत, बंदर की एक प्रजाति। वन मानुष यानी बंदर की एक प्रजाति जो जंगल में रहते हैं। उन्हें नाखून की जरूरत थी अपनी रक्षा के लिए। उनके लिए नाखून बहुत जरूरी थे। वह उनका अस्त्र थे, शस्त्र थे। उनका असली अस्त्र उनके दांत था, पर नाखून के बाद ही दांतों का नंबर लगता है। धीरे धीरे वह अपने अंग की बाहर से वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए और मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा, परंतु उसने धातु के हथियार भी बनाए। आगे देखते हैं। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूं
कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यह उनकी भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी भी बार काट दो, वह मरना नहीं जानती। यहाँ लेखक कहते हैं कि हम अपने बच्चों को नाखून ना काटने पर डांटते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह पशुता की निशानी है, जानवरपन का प्रतीक है। पर मनुष्य नाखून बढ़ाना नहीं चाहता। क्यों नहीं बढ़ाना चाहता? क्योंकि नाखून जानवर जंगलीपन का प्रतीक बताया गया है। और नाखून है कि जितनी भी बार काटो, वह मरना ही नहीं चाहते। नाखून हार नहीं मानते, उनको दंड दो, वो फिर लौट आते हैं। तो पशुता भी हार नहीं मानती है, ऐसे उन्हें कहना है। कौन सी पशुता? मनुष्य की पशुता। मनुष्य के अंदर से जो जानवरपन है, वह भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे इन्हें कहना है। हमारे समाज में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है तो हमें पता चलता है और हम पूछ बैठते हैं, आदमी हो या जानवर। उस तरह से अगर आदमी अपने शरीर की, मन की, वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषयों में विचार करे, तो यह उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। लेखक यहाँ कहते हैं कि अगर हम अपने मनुष्य शरीर को, मन को, वाक यानी बोलने की अनायास घटने वाली वृत्तियों के बारे में जब हम विचार करते हैं, हमारे शरीर के बारे में विचार करते हैं, हमारे मनुष्य के बारे, मन के बारे में विचार करते हैं, हमारे बोलने के, प्रयास करने के वृत्तियों के बारे में विचार करते हैं, तो वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है। वह कहते हैं कि मनुष्य की नख बढ़ा लेने की प्रवृत्तता जो है, मतलब उसमें से जो पशुत्व का जो प्रमाण है, उन्हें काटने की प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी, मतलब नाखून बढ़ाना उसके जानवरपन की वृत्ति का दर्शाता है, और नख काटना वह उनकी मनुष्यता का विकास बताता है। तो कवि कहते हैं, नख बढ़ाने की वृत्ति पशुत्व को दर्शाती है और नख काटने की वृत्ति मनुष्यता को दर्शाती है। आप यहाँ चित्र देखेंगे तो आपको सरलता से समझ आएगा। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अभी यह सवाल लेखक ने क्यों किया है? क्योंकि अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। जी हाँ बच्चों, हम मिसाइलें तैयार कर रहे हैं, हम अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं, हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं। पर इस अस्त्र शस्त्र बढ़ाने में और उस अस्त्र को काटने वाला अस्त्र निर्माण करने में, इस विषय पर जब वह विचार करते हैं, तब वह कहते हैं कि मेरी निर्धोक बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। निर्बोध यानी जिसको अभी बचपना है, जिसमें बोध की कमी है, जिसमें, लेकिन वह बहुत ही सरल स्वभाव की है। ऐसी बालिका ने मनुष्य जाति से मानो प्रश्न किया हो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता का अवशेष है। और मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं?
उनकी बेटी जैसे पूछ रही है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक पूछते हैं कि हम क्यों अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, हम क्यों अस्त्र शस्त्र बढ़ाने में हम प्रोत्साहन दे रहे, हम उस पर यह क्यों नहीं सोचते कि हमें हमारी वृत्ति को कम करना चाहिए, हमें दूसरों से बड़प्पन ठहराने का जो हमारी होड़ लगी है उसमें हमें कहीं तभी कम करना है। और यह जब कम होगा, बढ़ोतरी कम होगी, तो हमें अपने आप, हमारी मानवता जब बढ़ेगी, हम एक दूसरे पर विश्वास करना जब बढ़ाएंगे, तब हमारे में पशुता की निशानी नहीं रहेगी। तो हमारे अस्त्र शस्त्र बढ़ाना हमारी पशुता की निशानी नहीं है, यह सवाल करते हैं लेखक जी। स्वराज्य मिलने के बाद, स्वतंत्रता के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, हमारी अपनी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है, हम बहुत ही खुद को मर्यादा में रखते हैं, हम अमर्याद कुछ नहीं करते, और करेंगे तो देश के लिए बलिदान ही करेंगे। हम देश के लिए त्याग करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब सुखी बनाया जाए यह सवाल आता है, तो हम सच्चे अर्थ में हमें विचार करना चाहिए कि बिना एक दूसरे को दुख दिए हम सुखी कैसे हो जाए। जब हम खुद सुखी होना चाहते हैं, तब हम दूसरों के सुख की भी चिंता करते करते हम सुखी होंगे। हम एक दूसरे का सहायता हम एक दूसरे की करेंगे, तो जैसे ही हमारे में वो भूमिका बदल जाती है सहायता करने की, एक दूसरे को सुखी बनाने की, तो मुझे लगता है कि अस्त्र शस्त्र हमारे अपने आप कम होते जाएंगे, क्योंकि हमें इनका डर नहीं लगेगा कि मैं असुरक्षित हूं, और तब हमें इन अस्त्र शस्त्रों की जरूरत नहीं है। तो इनकी नाबालिग बेटी जब यह सवाल करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक भी सवाल करते हैं कि क्या हमारे अस्त्र शस्त्र बढ़ना हमारे में पशुता की तो निशानी नहीं है ना। इसके साथ ही मनुष्य पशु से किसी बात में भिन्न है। जी हाँ, मनुष्य पशु से किस किस बात में भिन्न है। मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े तंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। मनुष्य पशु से अनेक बातों में भिन्न है, इसीलिए मनुष्य विशेष है। वह संयम रखता है, वह मर्यादाशील है, वह दूसरे के सुख में सुखी होता है और दूसरे के दुख में दुखी भी होता है। किसी के आंख में आंसू आ जाए तो हमारे आंख में भी आंसू आ जाते हैं, और इस भूमिका को समवेदना कहते हैं। मनुष्य श्रद्धावान है, वो अच्छे में विश्वास रखता है। और तप है, मतलब कितना भी समय लगे वह समय देता है, बदलाव के लिए वह समय देता है।
त्याग है। जी हाँ, अगर उसे पता चल गया यह गलत चीज है तो वह उसी वक्त वो छोड़ देता है, त्यागता है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को कभी भी अपना आदर्श नहीं मानता। हमेशा जिन हमने झगड़े टंटों की पढ़ाई की है, अभ्यास किया है, तो वो उससे हमने सीख ली है कि झगड़े टंटों से दूर रहना चाहिए। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले को हम लोग अविवेकी समझते हैं। जिनमें विवेक नहीं है, विवेकी विरुद्धार्थी शब्द अविवेकी, मतलब बिना सोच समझ कर्म करने वाला वह अविवेकी, और सोच कर समझ कर काम करने वाला वो विवेक, जो सोचता है कि इस कर्म का परिणाम ये आने वाला है तो विवेक के साथ वह करता है, और अविवेकी बनना वह बुरा मानता है। वचन, मन एवं शरीर से किए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्याचरण मतलब सत्य न कहना, मतलब झूठ बोलना। तो बोलने से, झूठ बोलने से वो गलत मानता है। मन से किसी असत्य का आचरण नहीं करता है, और शरीर से वो कृति भी नहीं करता जो असत्य हो, झूठ हो। संयम, मर्यादा, समवेदना, दूसरे के सुख दुख में उसी भावना को सहना, समझना। श्रद्धा, किसी चीज पर आप आशा के साथ विश्वास रखते हैं, तब बहुत सालों तक, बहुत देर तक आप समय देकर वह चीज पूरी करते हैं। त्यागना, छोड़ देना। अविवेकी, बिना सोचे समझे की जाने वाली कृति। असत्याचरण मतलब झूठ। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ाने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। जी हाँ बच्चों, कोई ऐसा दिन नहीं आ सकता है, कोई ऐसा दिन आ सकता है कि मनुष्य को नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। जब मनुष्य सोचे मुझे ये नाखून जितने हैं उतने बस हो गए, मेरी सुरक्षा के लिए काफी है। जिस दिन मनुष्य में ये भावना ज्यादा बढ़ती जाएगी, वो उन नाखूनों का प्रयोग करना बंद कर देगा, तब अपने आप उसके नाखून बढ़ना बंद हो जाएंगे। जैसे मनुष्य की पूंछ झड़ गई, वैसे नाखून बढ़ना भी बंद हो जाएगा। जिस दिन नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी कि मनुष्य को अपने लिए अस्त्रों के समान लगना बंद हो जाएगा, उस दिन मनुष्यता में से जानवरपन निकल जाएगा, हिंस्रता निकल जाएगी, पशुवत व्यवहार उसका बंद हो जाएगा। तो जिस दिन हमारे में यह जो पूरी तरह से हम इंसान बन जाएंगे, शरीर से, मन से, अंतर्मन से, आत्मा से हम इंसान बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे, तब हमें अपने आप पता चलेगा कि इन मरणास्त्रों में कोई दम नहीं है, इनकी जरूरत ही नहीं अभी हमें। तो कोई भी इन अस्त्रों का प्रयोग ही नहीं करेगा, निर्माण ही नहीं करेगा। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से 100% इंसान बनेंगे।
आदर्श नागरिक बनेंगे, मनुष्य आदर्श मनुष्य बनेंगे, हम ही अपना आदर्श बनाएंगे। लेखक कहते हैं हम में ये बदलाव जब आएगा तब अपने आप हमारे ये मरणास्त्र बनना बंद हो जाएंगे। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। घृणा, घृणा किसे कहते हैं? वह मनोवृत्ति जो किसी को बहुत बुरा समझकर सदा उससे दूर रहने की प्रेरणा देती है, उस मनोवृत्ति को घृणा कहते हैं। वह मनोवृत्ति जो किसी को बहुत बुरा समझकर सदा उससे दूर रहने की प्रेरणा देती है, उस मनोवृत्ति को घृणा कहते हैं। अनुचित या मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति में यह कृति होती है। उससे किए जाने वाला यह कार्य और कृति को घृणा कहते हैं। अनुचित, मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति की जो कृति है उसे घृणा कहते हैं। और यह किसकी निशानी है? द्योतक मतलब निशानी, प्रतीक। किसका प्रतीक है? पशुत्व का, जानवरपन का, जंगलीपन का। अपने को संयत रखना मतलब मर्यादित रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास यानी एक ही चीज को लगातार करते रहना। अभ्यास यानी है एक ही चीज को लगातार करते जाना, उसे हम अभ्यास कहते हैं। इसलिए आपको बोलते हैं अभ्यास करो, मतलब लगातार करो तो अपने आप आ जाता है। अभ्यास करने का गुण यही है कि अगर अभी आपको आ नहीं रहा है, लेकिन आप अभ्यास करते हो, बार बार वही लगातार दोहराते हो, तो वह चीज आपको अपने आप वो कुशलता आप प्राप्त कर लेते हैं। और तप मतलब बहुत देर तक करते रहना, लगातार करते रहना मतलब अभ्यास, और बहुत देर तक करते रहना मतलब तप। इन अभ्यास और तप से मनुष्य क्या होता है? मनुष्य की महिमा को सूचित करता है। बड़प्पन, महिमा यानी बड़प्पन सूचित करता है। तो हमें बच्चों ये ध्यान देना चाहिए कि लगातार अभ्यास करना जरूरी है, और तप करने से हमें बड़प्पन मिलना ही है। तो हमें जब तक मनुष्य में घृणा है उसमें पशुता रहेगी। तो हमें अपनों में घृणा पनपने नहीं देनी चाहिए। हमें अपनों खुद को मर्यादित रखना है। दूसरों के मनोभावों का आदर्श करना हमारा स्वधर्म है, और हमने अभ्यास करना है और तप करना है और बड़प्पन हासिल करना है, ऐसे लेखक कहते हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात प्रवृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। जी हाँ,
चरितार्थता यानी सार्थकता। मनुष्य की सार्थकता किसमें है? प्रेम में है। एक दूसरे पर प्रेम करो, मैत्रीपूर्ण संबंध पनपने दो, दूसरे के लिए त्याग करना, छोड़ना सीखो। तो हर एक जन एक दूसरे के लिए छोड़ना सीखेगा तो किसी में झगड़ा रहेगा ही नहीं। अपने को सबके मंगल के लिए निश्चय भाव से दे देने में है। अपना मंगल किसमें है? अपना अच्छाई किसमें है? निश्चय भाव से, बिना कुछ अपने पास शेष रखे हुए, मतलब निश्चय, मतलब अपने पास कुछ नहीं रखना है, सभी दे देना है। और जब यह मनुष्य आज यह वृत्ति एक में है, कल 2 में होगी, कल 3 में होगी, परसों 4 में होगी, तो ऐसे दुगने 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 होते होते सब में यह भावना अगर बढ़ जाती है तो समाज से मोह माया दूर हो जाएगी, झगड़े टंटे दूर हो जाएंगे और सार्थकता आ जाएगी। अपने आप मैत्रीपूर्ण भावना का विकास होगा। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखून बढ़ते किस बात का प्रतीक है? बिना सोचे समझे किसी को कॉपी करना, इस बात का प्रतीक है। नाखून भी बिना सोचे समझे ही बढ़ रहे हैं वो, और जब तक हम उनको काटते हैं तब तक इसका मतलब है हम खुद को मर्यादा में रहते हैं, मतलब स्वयं निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो हमें सार्थकता की, चरितार्थता की ओर ले जाता है। जब तक हम अपने नाखून बढ़ने नहीं देंगे, इसका मतलब है हम खुद को मर्यादा में ढालते रहेंगे, हम मर्यादा का पालन करते रहेंगे। नाखून का काटना मतलब हम मर्यादा का पालन करना चाहते हैं, हम खुद को मर्यादित रखना चाहते हैं, अच्छी बात से मर्यादित रखना चाहते हैं, ना कि झगड़े टंटे की ओर हम खुद बढ़ते जाएंगे। नहीं, हम जब तक खुद को मर्यादा में रखते हैं तब तक हमारा जीवन सार्थकता की ओर जाता है। तो लेखक कहते हैं नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन जब तक हम है मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा, मतलब मनुष्य खुद को अच्छाइयों में ढालता रहेगा। बच्चों, ये मूल्य की बात है। मूल्य मतलब अच्छा वर्तन करने के लिए हमारे बुजुर्ग हमें जो सीख देते हैं, वह सीख आदर्श जीवन जीने के लिए हम कुछ मूल्यों का पालन करते हैं। हम अंध सहजात वृत्ति अपने में पनपने नहीं देते, बिना सोचे समझे किसी को अनुकरण करना किसी का, यह हमारी सहज वृत्ति है। लेकिन इस वृत्ति को हम मर्यादित भी रखते हैं, स्वयं निर्धारित खुद को करते हैं, मतलब हम स्वयं पर मर्यादा डालकर लेते हैं कि हमें ये नहीं करना है। हम अपने पर बंधन डाल लेते हैं, आत्मा मतलब खुद पर। चरितार्थता यानी सार्थकता, चरितार्थता यानी सार्थकता। हम एक बार शब्द देखेंगे। वनमानुष, बंदर की एक प्रजाति। पाशवी यानी पशुवत। निर्बोध यानी अज्ञान बालिका, अज्ञान। यहां उनका निर्बोध कौन था? तो उनकी बेटी। आचरण, बर्ताव, व्यवहार। लुप्त होना यानी गायब होना। घृणा, नफरत। द्योतक, प्रतीक। चरितार्थता, सार्थकता। आगे है, हमें कुछ सुनना है। मानवीय मूल्य वाले शब्दों का
चार्ट बनाओ। इन शब्दों में से किसी एक शब्द से संबंधित कोई घटना और प्रसंग सुनो और सुनाओ। जी हाँ बच्चों, हमें सुनना भी है और सुनाना भी है। हाँ, तो मूल्य मतलब क्या? मूल्य मतलब किसी व्यक्ति को उसके बुजुर्गों द्वारा दी गई शिक्षाएं, एक व्यक्ति का व्यवहार और यह कार्य काफी हद तक उन मूल्यों पर आधारित है जो उन्हें बचपन के दौरान सिखाते हैं। यह शिक्षकों, माता पिता की जिम्मेदारी रहती है। वह अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे संस्कार देते हैं। और हर एक माँ बाप, हर एक टीचर, हर एक शिक्षक, हर एक घर का हर एक बुजुर्ग हमें कुछ न कुछ सिखाता ही है। यहाँ तक कि हमारे अनुभव भी हमें सिखाते हैं। तो हम बच्चों को सिखाते हैं नेहमी बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, सदैव सही करो, खुद को मर्यादा में ढालो, अपने मित्र अच्छी तरह से चुनो, संगत अच्छी होगी तो उसका फल भी अच्छा होता है। इस तरह से हम खुद को मूल्य के आधार पर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ मूल्यों में ईमानदारी, समर्पण, प्रतिबद्धता, आशावाद, शिष्टाचार, धैर्य, करुणा, क्षमा, सहयोग, एकता, आत्मनियंत्रण, सम्मान, प्रेम और देखभाल भी शामिल है। पूरे काम ईमानदारी से करना। हम अगर खुद ईमानदार हो तो हमें किसी रक्षक की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई मुझे माँ देख रही है क्या? माँ देख रही है तो मैं ईमानदारी से करूंगा, माँ नहीं देख रही है तो मैं बेईमानी करूंगा? बिल्कुल नहीं। समर्पण, पूरी तरह से अर्पण करो खुद को। प्रतिबद्ध रहो, नहीं मुझे ये काम आज पूर्ण करना है, पढ़ाई तो आज ही करनी है। हमेशा अच्छा सोचो, आशावाद, अच्छे के बारे में सोचते रहो तो अच्छा घटते जाता है। नियमों का पालन करो, शिष्टाचारों का पालन करो। मास्क पहनना है मतलब पहनना है। जब आपको सर्दी हो, जब आपको खांसी हो तो आपने 4 लोगों में नहीं जाना है। धैर्य के साथ रुकना जरूरी है। धैर्य रखना, धैर्य मतलब बहुत शक्तिशाली और धैर्य मतलब रुकना भी है, मतलब धीर धरना। रुको, जहां तक अगर यातायात चालू है, सिग्नल चालू है तो धैर्य के साथ आप वहां रुको कि हरी झंडी हमें दिखाए, फिर हम चलेंगे। दूसरों पर करुणा दिखाओ, क्षमा करना आना चाहिए, सहयोग करना आना चाहिए। एकता में ही अखंडता है, यह समझना जरूरी है। अपने पर मर्यादा, आत्मनियंत्रण जरूरी है। अगर 10 बच्चे भी बुरा करते हो, करने दो, आप अपने पर नियंत्रण रखो। सम्मान, प्रेम, देखभाल, इन चीजों से यह व्यक्तिगत मूल्य है। इन अच्छे मूल्यों से व्यक्ति विनम्र और भरोसेमंद बनता है, चाहे वह नौकरी हो या व्यक्तिगत संबंध। अच्छे मूल्य वाले व्यक्ति पर सभी की नजर होती है। एक व्यक्ति के मूल्य उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। जी हाँ, एक व्यक्ति के मूल्य उसके व्यक्तित्व को ढालते हैं, व्यक्तित्व को बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे? कोई भी एक मूल्य लीजिए, जैसे ईमानदारी, तो उसके बारे में एक आध कथा तैयार कीजिए और सुनाइए क्लास में। समर्पण, जैसे किसी भी जवान की कथा लीजिए। समर्पण, सबसे ज्यादा समर्पण कौन है करता? हमारे सीमा पर लड़ने वाले जवान, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे शिक्षक। तो इस पर एक कथा तैयार कीजिए
प्रतिबद्धता के बारे में एक कथा तैयार कीजिए। हर एक जन अपना अपना हिस्से का एक कथा तैयार कर लेंगे तो सोचो क्लास में कितनी सारी कहानियां तैयार होगी जो मूल्य पर आधारित हो, और ऐसे मूल्य ही हमें बहुत बड़ा कर देते हैं। तो इनके बारे में प्रसंग घटना क्लास में सुनानी जरूर है। हमें विविध संवेदनशील मुद्दों पर, जैसे कि जाति, हमारे देश में कितनी सारी जातियां हैं, कितने सारे धर्म हैं, हर एक धर्म के हिसाब से कितने रंग है, उन रंगों के बारे में जानकारी लेनी है, लिंगों के बारे में जानकारी लेनी है, हमारे रीति रिवाजों के बारे में जानकारी लेनी है, और इसके बारे में हमारे शिक्षकों के साथ चर्चा करनी है। तथा सुरक्षा हेतु शस्त्रों की भरमार, मतलब हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या हमें शस्त्र तैयार करना, भारंभार शस्त्र तैयार करना योग्य है? इसके पक्ष में मतलब योग्य है इस तरह का लिखिए, या अयोग्य पर यानी विपक्ष में अपने विचार निबंध के तरह 10 लाइनों में, 15 लाइनों में या 200 शब्दों में ऐसे विचार अपने लिखने हैं आपको। बच्चों, सूचनानुसार कृति करो। सवालों के जवाब देखेंगे, प्रवाह तालिका पूर्ण करेंगे। मनुष्य में पशुत्व के भिन्नता दर्शाने वाली बातें कौन सी है? जी हाँ, आदमी और पशु, इनमें क्या फर्क है? क्योंकि मनुष्य के पास संयम है, मनुष्य के पास समवेदना है, मनुष्य के पास तप है, श्रद्धा है, त्याग है, और इस तरह से हमने पूर्ण करना है। प्रतीक लिखो। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रतीक है? अंधसहजात वृत्ति का। और नाखूनों को काटना स्वयं निर्धारित वृत्ति का। नाखूनों का बढ़ना अवयवी की प्रवृत्ति दर्शाता है, नाखूनों को काटना आत्मबंधन दर्शाता है। नाखूनों को बढ़ाना निर्लज्जता की निशानी बनाती है। मतलब नाखून कैसे, बिना हम उन्हें दंड भी देंगे तो भी वो बढ़ते हैं, तो हमें वो नहीं करना है, हमें अच्छे व्यवहार करना जरूरी है। नाखूनों को काटना सार्थकता, चरितार्थता बताता है। नाखूनों का बढ़ाना पशुता बताता है, और नाखूनों को काटना मनुष्यता बताता है। तो यह है प्रतीक। उत्तर लिखिए। मनुष्य की चरितार्थता किन दो बातों में है? मनुष्य की चरितार्थता, मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है और मैत्री में है। मनुष्य का स्वभाव धर्म क्या है? मनुष्य का स्वभाव धर्म है अपने को संयत रखना, अपने दूसरे के मनोभावों का आदर करना। मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तक कब थी? मनुष्य को नाखूनों की जरूरत, वह जंगली था तब थी, वह मनमानुष था तब थी। क्यों थी? क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए उनको नाखूनों की जरूरत थी। बच्चों, अभी आपको थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ। कौन सा होमवर्क? निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। आत्मा, व्यक्ति, बादल, तार, नोट, नाखून, पुस्तक, तकिया, दही। और दूसरा है अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखना है। उपयोजित लेखन, किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद कीजिए। बच्चों, आज हमने पाठ देखा नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ से माध्यम से लेखक हमें कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अलगाव में नहीं रह सकता, वह एक स्वस्थ वातावरण एक व्यक्ति के उचित विकास के लिए आवश्यक है। तो अच्छे मूल्यों के साथ एक व्यक्ति एक स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है। तो मूल रूप से दोनों अनन्य आश्रित है। मूल्य भी उतने ही जरूरी है जितना कि विकास। एक ऐसी जगह जहां व्यक्ति जिम्मेदारी से काम करते हैं,
एकजुट रहते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, व्यक्ति इस तरह के व्यवहार कर सकते हैं। जब वे अच्छे मूल्यों का पालन करते हैं, तब वह देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका करते हैं। तो स्वस्थ पर्यावरण के लिए जितना वातावरण जरूरी है, उतना मूल्यों का बहुत बहुत जरूरी है। बच्चों, हमने आज बहुत बड़ी सीख इस पाठ से ली है। यह प्रतीक है हमें की मूल्य वर्धनता के लिए। तो हमें अपने मूल्यों को संभल कर रखना है, यह हमारी धरोहर है। पाठ कैसे लगा आपको? आपने पूरा वीडियो बहुत शांति से देखा है, धैर्य से देखा है और पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से की है। तो धन्यवाद देती हूँ और इसी के साथ आपको कह रही हूँ कि बीएमसी एजुकेशन चैनल को देखते रहिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और एक साथ रहिए और देश की प्रगति कीजिए। धन्यवाद।